हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कहानियाँ। तो आज फिर एक नई कहानी की एक्सप्लेनेशन लेकर आप सबके सामने हाजिर हूँ, जिसे शुरू करने से पहले एक छोटा सा नज्म पेश करना चाहूंगी। एक शाम हम सबने अपने अपने खुदा के नाम रखा था। एक शाम हम सबने अपने अपने खुदा के नाम रखा था। सब उस शाम अपने खुदा को अपने साथ वहाँ शामिल होने अपने हाथों में लाए थे। एक मैं ही था उस शाम जो खाली हाथ आया था, क्योंकि मेरा खुदा तो सातवें आसमान पर बैठा था। मेरे पास उसके आगे हाथ उठाने के सिवा उसकी कोई सूरत नहीं थी। बेबस था मैं, क्या करता। बस मैं ही था जिसके पास अपने खुदा की कोई मूरत नहीं थी। बस मैं ही था जिसके पास अपने खुदा की कोई मूरत नहीं थी। तो आज की कहानी की टाइटल है खुदा और मोहब्बत। ये कहानी के लेखक है हशीम नदीम। लेखक साहब की बात करें तो यह एक बहुत ही प्रसिद्ध पाकिस्तानी नॉवेलिस्ट और ड्रामा राइटर है, जिन्होंने काफी अवार्ड विनिंग नॉवेल्स, ड्रामा और फिल्मों को भी लिखा है। अब्दुल्ला इनकी अब तक की सबसे बेहतरीन कहानियों में से एक है। आज की कहानी खुदा और मोहब्बत भी उनकी एक प्रसिद्ध कहानी है, जिसे मैं एक्सप्लेन करूंगी। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कहानी के मुख्य किरदारों के बारे में बता देती हूँ। यह कहानी एक लड़के हमद और उसके मोहब्बत के सफर की है। मोहब्बत उसकी जिंदगी में क्या कुछ और कैसे बदलता है, यह कहानी में आपको पता चलेगा। कहानी में ईमान नाम की लड़की है जो हमद का मोहब्बत है। कहानी में हमद के अब्बा, अम्मी और उसका दो भाई इबाद और सजद है। सजद की बेगम अबरीना है और इन दोनों का एक बेटा है सनी। हमद की एक बहन है मदीहा। ईमान के अब्बा एक मौलवी है जिनका नाम अलीमुद्दीन है और उसकी अम्मी है। ईमान की एक बहन है हया। मौलवी अलीमुद्दीन के साथ उनका बड़ा भाई जो अब गुजर चुका था, उनका बेटा अब्दुल्ला भी रहता है। शकीर हमद का ड्राइवर है जो अपनी बेगम और बेटी के साथ रहता है। उसकी बेटी निखत हमद को अपना भाई भी मानती है और हमद के बहुत सारे दोस्त हैं, जिनमें से खास दोस्तों में से कमरान, गफूरा, खैरू, सारा, रेबिका है। सारा भी कहानी के मुख्य किरदारों में से एक है, जो अपने पिता सर आइजैक और अपनी माँ के साथ लंदन में रहती है। और कहानी में अन्य किरदार भी हैं, जो कहानी के दौरान आपको पता चलेगा। हमाद अमजद रजा सुबह 6 बजे की फ्लाइट से पाकिस्तान से लंदन पहुंच चुका था। लंदन की किंगस्टन यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में उसका एडमिशन हो चुका था और वो वहाँ अपनी 2 साल की पढ़ाई करने को आया था। लंदन में ठंड आ चुकी थी और बर्फ भी पड़ना शुरू हो चुका था। वैसे तो यह पहली बार नहीं था जो हमाद लंदन आया था। वो बचपन से अब तक यहाँ काफी बार आ चुका था। यहाँ की गलियों, सड़कों सबसे वो अच्छे से वाकिफ था। वो आराम से टैक्सी लेकर अपने दोस्त कमरान, जिसके पास वो रुकने आया था, वहाँ जा सकता था। पर उसने वहीं कुछ देर एक बेंच पर बैठकर अपने दोस्त का इंतजार करने का फैसला किया। कमरान और हमद बचपन के दोस्त थे। कमरान के अब्बू के इंतकाल होने के बाद उसने पाकिस्तान छोड़कर लंदन में बसने का फैसला किया था और वह वहाँ अपना एक रेस्टोरेंट खोल अब लंदन में ही रहता था। हमाद बेंच पर बैठे अपने ख्यालों में ही था कि तभी प्यार करने वाला एक जोड़ा वहाँ आकर एक दूसरे बेंच पर बैठ जाता है। वह यह देख सोच में ही था, प्यार करने वाले भी कितने अजीब होते हैं। इतने ठंड के मौसम में भी उन्हें अपने प्रेमी के साथ वक्त बिताने से कोई रोक नहीं पाता। 2 साल पहले कमरान ने हमाद को वहीं एयरपोर्ट से गुड बाय किया था और आज एक बार फिर वो हमाद को लेने आ गया था। दोनों घर को चले गए। हमाद के अंदर और उसके चेहरे पे एक अलग सी उदासी थी। दोनों ने नाश्ता किया और उसके बाद हमाद सो गया और कमरान अपने काम को चला गया। कुछ शोर शराबे से 4 बजे हमाद की नींद टूटी और वह फिर से लंदन और अपने ख्यालों में खो गया। फिर उस रात कमरान एक अच्छी बीवी की तरह हमाद के लिए खाना लाया और दोनों खाना खाने लगे। लोग प्यार से हमाद को मेदी भी कहते थे। खाने के बाद कमरान अचानक से बोलने लगा, मेदी, मुझे उम्मीद नहीं थी तुम इतनी जल्दी अपनी आस छोड़ दोगे। हमाद ने जवाब देते हुए बोला, जब दुश्मन पहले
पहले ही बोल दे जीत ही उसकी जिंदगी में सब कुछ है, तो हम जैसे लोग उम्मीद छोड़ ही देते हैं। इस जवाब ने कमरान की बेबसी को और बढ़ा ही दिया था। उसने फिर से उसे बोला, जिस लड़की के खातिर तुमने सारे दुनिया के खिलाफ खड़े होने का फैसला किया, सारे जग यहाँ तक अपने अब्बा अम्मी से रिश्ता तोड़ दिया, फिर ऐसा क्या हो गया तुमने उसी को छोड़ वापस अपना रास्ता मोड़ लिया। हमाद जवाब देते हुए बोला, वक्त ने उसे एहसास दिला दिया था, प्यार एक बचकानी एहसास के सिवा कुछ नहीं है, और जो लोग इसके पीछे अपने घर को छोड़ इधर उधर भटकते हैं वो बस बेवकूफ होते हैं। यह सुन कमरान झट से अपनी कुर्सी से उठ हमाद के कानों के पास आकर उसे बोला, वह दुनिया को बेवकूफ बना सकता है पर वो एक दूसरे की परछाई जैसे हैं, इसलिए वह उसकी इस जवाब पे तो बिल्कुल यकीन नहीं करता है। उसने हमाद को सोने का सुझाव देते हुए खुद सोने चला गया और हमाद रात की रोशनी को देखते हुए आग के पास बैठे बैठे अपने 2 साल पुराने शाम की यादों में खो गया, जब वो पहली बार ईमान से मिला था। हमाद के अब्बा एक रिटायर्ड कमिश्नर थे और अब वो अपने पुरखों से मिले बड़े सारे खेत और जमीन को संभालते थे। वो एक बहुत अमीर और प्रभावशाली परिवार के लोग थे। उसकी माँ भी एक बहुत बड़े घराने से थी। उसकी बहन मदिया का भी निकाह वैसे ही एक बड़े घराने में हुआ था और उसकी भाभी अबरीना भी अमीरों के परिवार से आती थी, तो हर तरह से वो लोग खानदानी अमीर थे। उन सभी को अपने पैसे रुतबे पे हर तरह से बहुत फक्र था, पर हमाद और उसका छोटा भाई इबाद इन सबसे अलग था। उन दोनों को अपने परिवार के शोर शराबे और दिखावे में कुछ ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी और दोनों अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहते थे। हमाद के बड़े भाई सजद और भाभी अबरीना का बेटा सनी ने कुरान का पहला पारा पूरा पढ़ लिया था और इसी खुशी में हमाद की माँ और भाभी एक दावत देना चाहते थे, जहाँ वो और अमीरों के साथ अपने गहनों कपड़ों की बातें कर पाते। वैसे तो हर रोज दुनिया के कोने में हजारों बच्चे पूरे कुरान को याद कर बैठते हैं, पर ये उन अमीरों के लिए बहुत बड़ी बात थी जिनके घर पर कुरान एक पवित्र किताब के अलावा कुछ नहीं था। सन्नी चाहता था जिसने उसे कुरान सिखाया है वह इस शाम के दावत में उनके साथ जरूर शामिल हो, पर मौलवी एक पुराने जमाने का गरीब इंसान था जो चकाचौंध की दुनिया से दूर सीधे साधे कपड़े में अपने साइकिल से उसे पढ़ाने आता था। मौलवी के इसी रूप की वजह से सन्नी की माँ अबरीना और उसकी दादी नहीं चाहती थी वह उस दावत में शामिल हो जहाँ शहर के बड़े बड़े अमीर आने वाले थे, पर सन्नी की जिद के आगे किसी की भी नहीं चलती और इसलिए ना चाहते हुए भी उन्हें मौलवी को दावत दे दिया। वैसे मौलवी साहब भी इन सबसे खुद को दूर रखना चाहते थे, पर उन्होंने भी सन्नी की खुशी के आगे हार मान लिया था। लोग आ गए थे, दावत की शुरुआत हो चुकी थी। हमाद को यह दावत में ऐसे लोगों के बीच जाने में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी, पर सन्नी की खुशी के लिए आखिर वह नीचे आ ही गया था। सारे अमीर घर की लड़कियों का मानो मेला सा लग गया था। सब एक बार हमद का वक्त एक दूसरे से चुरा लेना चाहती हो। सबकी नजर बस उसी पर थी और सबकी एक ही शिकायत थी कि वह उन्हें वक्त नहीं देता है। हमाद को इनमें से एक भी लड़की पसंद नहीं थी। उसका पूरा बचपन से जवानी इन लड़कियों को देखकर निकला था। वह ऐसे तो बहुत सभ्य और शर्मीली दिखती थी, पर वह अकेले में लड़कों से भी ज्यादा लड़कों की तरह बस लड़कों की ही बातें करती थी। वो बस अपने सोच में था। मोहब्बत तो सभी करते हैं, पर बहुत कम खुश नसीब होते हैं कि वह किसी और के लिए उनकी जान बन जाए, और इन्हीं ख्यालों के साथ वह खुद को भीड़ से निकाल आगे बढ़ रहा था। तभी उसकी नजर भीड़ में बैठी एक लड़की पर पड़ी और मानो उसके पैर वहीं जम गए। वो पल ऐसा था मानो किसी ने कोई जादू की छड़ी घुमा दी हो और सब उस पल रुक गया था। वो सबसे अलग बुरखों में घबराई हुई डरी सी सहमी हुई एक जगह पर अपने ही जैसी और एक लड़की के साथ बैठी थी। ऐसा लग रहा था वो सारे मर्दों के नजरों से खुद को छुपा रही हो और शर्म से गुलाबी हो रही थी। एक
पल के लिए उसने अपने घने काले भौं और आंखों को ऊपर कर हमाद को देखा और उसी पल से मानो हमाद उसकी आंखों में डूब गया था। क्या एक नजर ही काफी होती है किसी को अपना दीवाना बनाने के लिए? जो उसने अपने जीवन में कभी महसूस नहीं किया था, वह सारे एहसास उसने इस खूबसूरत लड़की की एक नजर से महसूस कर लिया था। दरअसल ये दोनों लड़की ईमान और हया थी। वो मौलवी साहब की बेटियां थी। सन्नी उस शाम उन लोगों के ड्राइवर शकीर के साथ मौलवी के घर उन्हें लाने गया था, पर मौलवी की तबीयत सही न होने की वजह से वह इस दावत में शामिल नहीं हो पाए। पर सन्नी ने ये ठान लिया था कि किसी को उनके घर से इस दावत में जाना ही होगा। तब जाके उसकी जिद पर मौलवी की बेगम ने हया, उनकी छोटी बेटी को वहाँ सन्नी के साथ जाने का इजाजत दिया। पर हया वहाँ अकेले नहीं जाना चाहती थी, इसलिए ईमान उसकी बड़ी बहन को भी वहाँ उसके साथ आना पड़ा। और शकीर जो मौलवी के परिवार को पहले से जानता था, उसने उन्हें उन बच्चियों की हिफाजत करने उन्हें दावत में ले आया था। हमाद की जिंदगी में अगर ये बदनसीब शाम नहीं होती तो शायद ये हसीन दुर्घटना भी ना होता, जब वो ईमान के एक नजर का दीवाना होकर पूरी तरह से बेबस और लाचार हो जाता। हमाद की नजर ईमान पर ही टिकी हुई थी कि सन्नी उससे कुछ बातें करने लगता है और उसी पल शकील वहाँ आकर ईमान और हया को मौलवी के हुक्म अनुसार मगरिब के अजान से पहले उनके घर पहुँचा आता है। एक पल में वह मार डालने वाली खूबसूरती हमाद के आंखों से ओझल हो गई थी। उसी एक नजर में उसने हमाद का सब कुछ अपने साथ छीन कर ले गई थी। हमाद लंदन तो आ गया था, पर अपने ख्यालों में और दुखी सा ही रहता था। हमाद का एडमिशन जहाँ हुआ था, वहाँ के एचओडी एक ज्यू थे और कमरान ने हमाद को उनसे संभल कर रहने को बोला था। ज्यू और मुस्लिम दोनों में अपनी एक अलग सी जंग थी। ज्यू कभी बुरे तरीके से या नाराजगी से तो बात नहीं करते थे, पर वो अपने लोगों में ही रहना पसंद करते थे। पर हमाद ने कमरान को बोला वो जैसे भी हो, पर बहुत ही सच्चे किस्म के लोग होते थे। दोनों के दिन गुजरने के बाद बातचीत के बाद दोनों फिर सोने चले जाते हैं। कमरान तो सो जाता है, पर हमाद एक बार फिर अपनी यादों में खो जाता है। शाम की दावत तो खत्म हो गई थी और ईमान के एक नजर के बाद से हमाद बस अपने में ही खोया खोया रहने लगा था। फिर एक दोपहर शकीर और सन्नी हमाद के पास आए। उस दोपहर घर पर और कोई भी मौजूद नहीं था। मौलवी की तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ चुकी थी, इसलिए सन्नी उनके घर एक टोकरी फल और कुछ आइसक्रीम लेकर जाना चाहता था। हमाद के लिए ये कोई छुपाने वाली बात नहीं थी, क्योंकि वो भी अपने बचपन से शकीर के बहुत करीब था और वह भी शकीर और उसके परिवार के लिए छुप छुप के चीजें ले जाया करता था। शकीर और सन्नी दोनों हमाद को उनके साथ आने की जिद करने लगे, पर हमाद के बेचैन मन को मानो चैन भरी एक लहर मिल गई थी। वो लोग तीनों मौलवी के घर के लिए निकल जाते हैं। हमाद ने तो ईमान की एक नजर के बाद ही उसे अपना जान मान लिया था और खुद को उसका माशूक बना लिया था। अब ईमान के घर की गलियां, उसके रास्ते भी उसे अजीब सा खुशी देने लगे थे। वो लोग मौलवी के घर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंच हमाद को कुछ हो गया और वह बस स्थिर होकर अपने ही गाड़ी में बैठा रह गया था। तभी मौलवी साहब आकर उसे अंदर ले गए। मौलवी ने तुरंत अंदर जाकर औरतों को उनके लिए कुछ पकाने का हुक्म दिया और हमाद बस इस ख्याल में था कि वहाँ के दरवाजे, वहाँ की रखी चीजें, वहाँ की किताबें को कभी न कभी ईमान ने अपने कोमल हाथों से छुआ होगा। कुछ चूड़ियों की खनखन और बर्तनों के आवाज के अलावा वहाँ से और कुछ आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। फिर इस उम्मीद में कि हमान ने उस पकवान में से कुछ न कुछ जरूर पकाया होगा, वह सब कुछ जरा जरा खा लेता है। क्योंकि मौलवी साहब के घर पर्दा था, उसने अब तक अपने प्यार की एक झलक भी नहीं देखी थी। सन्नी
सन्नी हया और ईमान के साथ खेल और हंस रहा था, पर ईमान की एक झलक न मिलने के बावजूद भी अब उनका निकलने का वक्त हो गया था। सन्नी घर से दौड़कर हमाद के पास आता है और उसी पल मानो हमाद की जीत हो गई थी। सन्नी को अलविदा बोलने ईमान ने दरवाजे के पीछे से एक झलक अपना बाहर की तरफ किया था। उसके साथ हया भी थी। दोनों बहन मानो एक जैसी ही दिख रही हो। वो खुशी का एक पल ही था, पर उस पल में खुशनसीबी थी। ईमान और हमाद की नजर उसी पल एक दूसरे से टकरा गई थी। हमाद जो अब तक बेचैन था और वो अब और भी ज्यादा बेचैन हो गया। उसकी नजर में डर, शर्म, हया, निराशा सब एक साथ मानो दिख रहे हो। अब वहाँ से लौटने के बाद हमाद पहले से भी ज्यादा बेचैन और चुप चुप रहने लगा था। उसके परिवार वालों को लगने लगा था हमाद को किसी की बुरी नजर लग गई है। उसकी मम्मी इसका इलाज चाहती थी, पर उन्हें क्या पता था कि अब ईमान ही उसके जिंदगी का और सब चीजों का इलाज बन गई थी। हमाद की क्लासेस शुरू हो चुकी थी। वहाँ के एचओडी सर आइजैक हमाद को पसंद भी आए, पर वहाँ के बच्चों को हमाद और उसका धर्म पसंद नहीं आया। वो किस धर्म का है यह सुनते ही वहाँ अलग सी चुप्पी छा गई थी। सारे बच्चों ने एक अलग सी दूरी हमाद से बना ली। यह बातें हमाद ने कमरान को बताई। फिर दोनों एक दूसरे से बात करने लगे कि कैसे हर जगह मुस्लिमों को टेररिस्ट समझा जाता है और उन्हें किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, पर दोनों ने अपनी ही बातों को हंसकर उड़ा दिया। ये कुदरत का कोई करिश्मा था या कोई हसीन इशारा जो हमाद को ईमान से बार बार मिला रहा था। शकीर की बेटी निखत की सगाई थी। शकीर ने हमाद के घर वालों को उनके घर दावत दी थी, पर क्योंकि वो उनका ड्राइवर था इसलिए वहाँ जाने कोई राजी नहीं था हमाद के अलावा। हमाद निखत को अपनी बहन तो मानता ही था, पर ये उसके लिए एक सुनहरा मौका से कम नहीं था। शकीर और मौलवी का परिवार एक दूसरे के करीब थे और इस हवाले से वहाँ ईमान भी मौजूद होती। सगाई की शाम शुरू होने के पहले से ही हमद एक बेचैन परिंदा की तरह वहाँ सबसे पहले पहुँच गया। क्योंकि जनाने और जनानी का इंतजाम अलग था, वह एक दरवाजे पे ही ईमान की झलक पाने उसके इंतजार में जाकर खड़ा हो गया। फिर वो वक्त आ गया। ईमान और हया अपने रिश्तेदार अब्दुल्ला के साथ वहाँ आ चुकी थी। अब्दुल्ला ने हमाद को सलाम करते हुए सबको अंदर की तरफ जाने का इशारा दिया। उस पल एक बार फिर हमाद ने ईमान को इतने करीब से देखा था, पर वह शाम हमाद के लिए मानो नसीबों वाली शाम थी। निखत के बुलाने पर वह जनानियों वाले जगह पर गया और मुलाकात करके वह पीछे की तरफ से निकलने लगा और निकलते वक्त वो और ईमान एक दूसरे से टकरा गए। ईमान वहाँ जो कुछ कांच के बर्तनें निकालने गई थी, घबराहट में उसके हाथ से वह बर्तन नीचे गिर टूट गए। उस पल वो दोनों को एहसास नहीं हुआ कि ये क्या हो गया। इसमें ईमान का दुपट्टा उसके कंधे पर गिर गया। यह पहली बार था जब हमाद ने ईमान की खूबसूरती का बिन पर्दे के इस तरह से दीदार किया था। कयामत सी खूबसूरत थी वह। ईमान की खूबसूरती, उसकी खुशबू, उसका चेहरा, उसका डर, उसकी हया, सब कुछ सबसे अलग था। खुद को संभालते हुए जल्दी से उसने अपने दुपट्टे को ठीक किया। हमाद यकीन ही नहीं कर पा रहा था ये क्या हुआ। क्या दुआएं इतनी जल्दी कबूल हो जाती है? पर वह शाम अब तक खत्म नहीं हुई और एक बार फिर ईमान और उसके परिवार को घर जाने के लिए कोई सवारी न मिलने की वजह उन्हें हमाद की गाड़ी में बैठकर उनके घर को जाना पड़ा। हया और अब्दुल्ला ने उतरते वक्त उसे धन्यवाद किया और वह वापस फिर अपने अपने घर को लौट चुके थे। बहुत मुश्किलों के बाद हमाद अपने बिस्तर पर सोने आया। उस रात उसे एक पल की भी नींद नहीं आई। प्यार के नाग ने उसे डस लिया था और अब धीरे धीरे वह पूरा जहर उसके शरीर में भर रहा था। तो फ्रेंड्स, आज की एक्सप्लेनेशन मैं यही एंड करना चाहूंगी। मैं आगे की कहानी जल्द ही आपके साथ शेयर करूंगी। जाने से पहले रिक्वेस्ट है, आज की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा और ऐसे ही अच्छे एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। गुड बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।